दोस्तों नमस्कार। नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल 4 मई थी और इस तारीख का पूरे देश में बड़ी बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था। उसका कारण ये था कि पिछले 1.5-2 माह से जिस तरीके से 5 प्रदेशों में विधानसभा चुनाव की चर्चा चल रही थी, उसके रिजल्ट आने थे और इस रिजल्ट में सभी लोग जो उम्मीद लगाए बैठे थे, उसमें बहुत से लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि 5 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कैसा होगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, उसके आगे विपक्ष कहीं नहीं टिकता है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल, असम में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति को तय करते हुए अपनी जीत हासिल की है, उसके परिणामों को देखकर ऐसा लगता है कि अब देश में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अजेय है। कोई राजनीतिक दल उनको हरा नहीं सकता है। पश्चिम बंगाल का जो सारी दुनिया, देश दुनिया के जो फोकस था, पश्चिम बंगाल था। पश्चिम बंगाल में पिछले 15 साल से टीएमसी की सरकार चल रही थी और ममता बनर्जी देश विदेश में अपनी लोकप्रियता के लिए जानी जाती थी। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 5 साल तक उनके खिलाफ कैंपेनिंग करके सरकार को बदनाम करने का जो प्लान बनाया, सुनियोजित ढंग से उसको चुनावों के दौरान, प्रचार के दौरान टीएमसी और ममता बनर्जी को बदनाम करने का जो प्रयास किया, वो पूरी तरीके से सफल हुआ। इस बात में कोई भी शक शुबह नहीं रह गई है कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी लंबे समय तक देश में राज करने वाली है, ऐसा लोग चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि विपक्ष तो गायब हो गया है या गायब कर दिया गया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो उनके घटक दल हैं, वो सब के सब मौका परस्त हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आपको भाजपा का वो नारा याद रहेगा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, यानी सभी भ्रष्टाचारी, अपराधी प्रवृत्ति के लोग इस समय भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में उनके साथ में है। सबसे बड़ा अफसोस की बात है, जिस मीडिया को सच दिखाना चाहिए, देश की जनता को जनहित की बातों को सामने रखना चाहिए, वो पूरी तरीके से आंखों पर पट्टी बांधकर सरकार के साथ, सरकार के पक्ष में खड़ी दिख रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी और उनकी सरकार को बदनाम करने में पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंक दी, ऐसे में लगता है कि विपक्ष अब इन मीडिया और एनडीए के गठबंधन से आगे कैसे जीतेगा। इनके साथ ही जिस तरीके से अघोषित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव आयोग ने आत्मसमर्पण किया है, उसको भी नकारा नहीं जा सकता। सबसे बड़े अफसोस की बात है, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में एसआईआर के जरिए चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार के लिए रास्ता प्रशस्त किया और दूसरी तरफ न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों को लंबा लटकाकर भारतीय जनता पार्टी के मार्ग को प्रशस्त करते हुए उनकी भूमिका भी सबके सामने आ गई है कि पिछले 5-7 साल में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से सत्ताधारी दल के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने के हिम्मत नहीं जुटाई है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग और खासतौर कुछ संवैधानिक संस्थाएं सरकार के साथ में कदमताल करती नजर आ रही हैं। ये इतिहास में दर्ज हो गया है कि इन संस्थाओं के अध्यक्षों, इन संस्थाओं के जो सर्वोच्च अधिकारी संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनकी भूमिका भी काफ़ी संदिग्ध रही।
4 मई को सुबह होते होते जिस तरीके से टीवी चैनलों पर रुझानों का आना शुरू हो गया, कुछ देर तक 1 घंटे तक सब कुछ सामान्य सा नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से चौथी बार ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली हैं। 1 घंटे बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रिजल्ट आता दिखने लगा। रुझानों में साफ पता चल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार काफी तेज गति से सफलता की ओर चलते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने जिस तरीके से कार्यकुशलता से, बहादुरी से, निर्भीकता से भारतीय जनता पार्टी की ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं का भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का सामना किया, उनकी बहादुरी को लोग सलाम करते हैं। मैं खास तौर से ये उम्मीद नहीं लगा रहा था कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में क्लीन स्वीप हुआ, भारतीय जनता पार्टी 200 के करीब पहुंच गई। अच्छा, दिलचस्प बात यह है, जो आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे, ठीक वैसे ही आंकड़े अनुमानों में और रुझानों में देखने को मिले। चिंता की बात यह है कि ये अनुमान इतने सटीक कैसे उतरते हैं। एग्जिट पोल के जरिए भी भारतीय जनता पार्टी को इतना ही सीट दिखा रहे थे, तो इसमें शक शुबह तो उत्पन्न होता ही है। मैं खास तौर से पश्चिम बंगाल के परिणाम आने से अपसेट सा हो गया। कारण ये था कि मैं नहीं चाहता था कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि में जिस तरीके से धर्मांधता के चलते हिंसा, नफरत और हिंदू मुस्लिम के बीच में जिस तरीके से वैमनस्य पैदा करके अपनी राजनीति को चमकाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, मैं नहीं चाहता था कि वही हालात पश्चिम बंगाल में हों। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार प्रसार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह ने रणनीतिक बनाई, उसके आगे पश्चिम बंगाल की टीएमसी और मुखिया ममता बनर्जी उनकी इन साजिशों को, इन कॉन्स्पिरेसी को तोड़ने में सफल नहीं हुई। जबकि ममता बनर्जी ने चुनाव की गणना के दौरान जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर आरोप लगाए, गंभीर आरोप लगाए, उसको देखते हुए लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की शय पर पश्चिम बंगाल में काबिज होने का जो सपना देखा था, वो पूरी तरीके से सफल हो गया और जनप्रिय नेता ममता बनर्जी और टीएमसी की सरकार को करारी हार का मौका मुंह देखना पड़ा। आप पढ़ लो, मैं नाम नहीं बताएंगे। प्रदीप का प्रो बात निकाल लो, प्रदीप का प्रो निकाल लो, तो क्या होता है? दीप होता है, ये है प्रजापति। अरे भाई प्रदीप बोलिए, बोले कि पोटा बात दो, निकाल लो। ऐसा बोझो नहीं। दीदी क्या है, क्या वीडियो से है, इन्होंने फेस टाइम लाइव कर रहे हैं। आप लोग फेस टाइम देख लो ना, फेस टाइम लाइव कर रहे हैं। सामने कौन दीदी, कौन
গাড়ি নিয়ে সমস্যা করছে দিদি, 100 মিটারের মধ্যে গাড়ি এখানে ঢুকলো। আরে ওকে ঢুকতে দিয়েছে সেন্ট্রাল কোর্ট, এটার উপরে চাপ আছে, এরা কি করবে? আর তো দুটো তিনটে দিন কেন ঢুকতে দিয়েছে জিজ্ঞেস করো, অন্য কাউকে ঢুকতে দিচ্ছে না, ওদের কেন দিয়েছে? আমার তো দেখো, আমার এখানে ইলেকশন কমিশনের স্ট্যাম্প আছে, আমার কার পার্কিং আছে, চিফ ইলেকশন এজেন্টদের কার পার্কিং আছে, যারা এজেন্ট আছে তাদের স্লিপ আছে, তো ওদের পার্টি গাড়ি ঢুকিয়ে এখানে হামলা করছিল কেন? ওরা জান না আমি এখানে একবার বললে কলেজ ট্রেনে 10,000 ছেলে চলে আসবে, সেটা কি ভালো হবে? সামলাতে পারবে তো বলতে না। আপনাদের একটা গাড়ি ছিল, সেটা নিয়ে সমস্যা করছিল দিদি। আমাদের গাড়ি এসছে বিকজ চিফ ইলেকশন এজেন্ট এসছে, ওদের এসছে। আমি আসার পরে চিফ ইলেকশন এজেন্ট ওদের এসছে, ওদের একটা ডামি ইন্ডিপেন্ডেন্ট এসছে। चोर भाई को कौन, चोर कौन, जय श्री राम, जय श्री राम, चोर भाई को कौन, মস্তানি মস্তানি করছি না, লালচুল সালা, খুব মস্তানি করছি, লালচুল খুব মস্তানি করছি। ক্ষমা করে দাও সারা, কত অত্যাচার করছি স্যার, কত করি অত্যাচার করছি, হ্যাঁ কত অত্যাচার করছি, আর অত্যাচার করবে তো বাবার পার্টি না, আর অত্যাচার করবে, করবে গরিব মানুষের প্রতি অত্যাচার অনেক করেছি, করবে জয় বাংলা বল, করবে গরিব মানুষের বল, হিন্দুদের মা বোনদের তুলে নিয়ে যাবে, তুলে নিয়ে যাবি না। 5 प्रदेशों में जो चुनाव हो रहे थे, मेरा सबसे ज़्यादा फोकस पश्चिम बंगाल पे था। और पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी की मंशा थी कि ये इनके प्रकारेण हुक एंड क्रुक किसी भी सूरत में पश्चिम बंगाल फतेह करना है। उसका कारण ये भी था कि पश्चिम बंगाल 3 बार से भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बावजूद वो पश्चिम बंगाल का किला फतेह नहीं कर पा रहे थे। ये उनके लिए आखिरी मौका था। कारण ये है कि 2029 का जो आम चुनाव होने वाला है, उसमें बहुत सारे लोग ये आशंका जता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अब चौथी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। और पूरा विपक्ष एकजुटता के साथ इस कोशिश में जुटा हुआ है कि किसी तरीके से एनडीए को आगामी सरकार नहीं बनाने दिया जाएगा। तो इसी आधार पे मैं कहता था कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आखिरी मौका है, क्योंकि जितनी ताकतवर पार्टी इस वक्त नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चलते बनी है, वो आने वाले समय में या पिछले समय से बहुत ज़्यादा मजबूत बनी है। और ये उनके लिए आखिरी समय था कि वो किसी तरीके से हुक एंड क्रुक पश्चिम बंगाल में अपनी विजय पताका फहराना चाहते थे। और ऐसा उन्होंने जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का सहारा लेते हुए, या यूं कहें कि संवैधानिक संस्थाओं पे बैठे अधिकारियों ने पथभ्रष्ट होकर जनता के साथ धोखा किया और पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई। सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से परिणामों में तमिलनाडु के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि वहाँ पर एक नई पार्टी 2 साल जिसको बने हुआ, फिल्मी दुनिया से आने वाले, साउथ की फिल्मों से आने वाले विजय थलाइवा ने जिस तरीके से राजनीतिक जगत में एंट्री मारी, और ये पहला मौका था
कि किसी भी राजनीतिक दल ने पहले ही चुनाव में मुख्यमंत्री बनने का जो मार्ग प्रशस्त किया वो काफ़ी काबिल तारीफ था। जिस दक्षिण भारत की बड़ी पुरानी 50-60 साल पुरानी राजनीतिक दलों की रातों की नींद उड़ा दी। परिणाम में जिस तरीके से सबसे बड़ी पार्टी बनकर टीवी के उभरी, वो उससे साफ पता चल गया कि जनता को बदलाव चाहिए। और ऐसा ही पश्चिम बंगाल में दिखा, ऐसा ही हाल तमिलनाडु में देखने को मिला कि किस तरीके से तमिलनाडु में AIAMDMK और DMK जो कि बड़े राजनीतिक दल और काफ़ी लंबे इतिहास में उनके पारिवारिक लोग सरकार में बने रहते हैं, उन सबको धूल चटाते हुए विजय की पार्टी TVK ने 100 से अधिक 107 सीटों से अधिक सीटें लाकर सबको ये इशारा कर दिया है कि देश की सत्ता किसी के बाप की जागीर नहीं है। वो जो कोई जनता जिसे चाहे राजा बना दे और जिसे चाहे रंक बना दे। ये तमिलनाडु में TVK पार्टी के को मिली सफलता साफ इशारा कर रही है कि जनता जनार्दन है और जनता जिसे चाहेगी उसे सर पे बैठाएगी और जनता जिसे चाहेगी उसे जमीन पे धूल चटा देगी। मेरे को पिटाया, मेरे को लात मारा, सीसीटीवी ऑफ कर दिया, हमारा एक एजेंट को घुसने नहीं दिया। हमको भी हम 5 मिनट के लिए घुसा था। मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हमारा एजेंट को घुसने दीजिए। DO assured me they will be allowed. After that he is not available. Nobody is available. But I complained everywhere. पश्चिम बंगाल में 15 साल पुरानी सरकार TMC की सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक युग खत्म हुआ। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु में मुख्यमंत्री CM स्टालिन चुनाव हार गए। वहीं पर पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी सीट से हार गई। तो इसे कहते हैं बदलाव। ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 15 साल पुरानी सरकार रहे और असंतुष्ट लोग वहाँ ना हो। हर किसी को संतुष्ट करना कोई भी सरकार सफल नहीं हो सकती। इस बात का इशारा जनता ने पश्चिम बंगाल में कर दिया। वहीं तमिलनाडु में MK स्टालिन ने बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारी चीज़ें जनता के सामने लाने की कोशिश की, लेकिन जनता ने भी एक 2 साल से भी कम पुरानी पार्टी TVK को राज करने का अवसर दे दिया। दक्षिण भारत के जाने माने चिरपरिचित नामचीन एक्टर विजय को मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिला है और ये बात बिल्कुल तय है कि जनता जिसे चाहे राजा बना दे और जिसे चाहे रंक बना दे। यही हाल TMC का और DMK का हुआ है, जहाँ पर DMK और कांग्रेस अलायंस के रूप में काम कर रहे थे, वो सेकंड पार्टी के रूप में बने और AIADMK पार्टी 3rd पोजीशन पे रही। वैसे तो वहाँ पर 2 पार्टियाँ और भी हैं जिनमें कमला हसन की पार्टी है, लेकिन आज तक उनको कभी भी कोई भी सीट जीतने का मौका नहीं मिला। तो साफ है कि साउथ में तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में जिस तरीके से राजनीतिक दलों ने बदलाव किया है, केरल में कांग्रेस ने लेफ्ट की सरकार को बेदखल करते हुए वहाँ भारी सफलता प्राप्त की।
भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो 5 प्रदेशों में जो चुनाव हुआ वो कितना फायदे में रही, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को भारी सफलता मिली और दूसरी तरफ असम में इतनी असंतोष और नाराजगी के बाद असम में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सफलता को तीसरी बार सरकार बनाने का मौका मिला, जहां के मुख्यमंत्री सीएम हेमंत बिस्व शर्मा काफ़ी ज़्यादा विवादित बयानों में रहे। लोगों को उम्मीद थी कि वहाँ पर शायद बदलाव हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और तंत्र ने जिस तरीके से चुनाव कराया, जिस तरीके से रणनीति बनाई, भारतीय जनता पार्टी वहाँ तीसरी बार सरकार बनाने में सफल है। लेकिन इस बात की भी चर्चा हो रही है कि हो सकता है जो वर्तमान सीएम हेमंत बिस्व शर्मा हैं उनको अब दूसरी बार सीएम का पद ना मिले। इस बात की चर्चा राजनीतिक गलियारों में चल रही है। वैसे तो सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जितना स्कोप हिंदी भाषी क्षेत्र में है, दक्षिण भारतीय में उनका स्कोप ना के बराबर है। वो दूसरों के कंधों पर सवार होकर सत्ता में भागीदारी करने का इतिहास बनाते हैं।